उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज ये आपका दूसरा और सेकंड लास्ट वीडियो है, जो कि यहाँ पर संपूर्ण घटनाक्रम अर्थात एक वार्षिकांक घटनाक्रम आपके समक्ष रखा गया था। पहले वीडियो में यहाँ पर आपको अगस्त 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का करंट दे दिया गया, और इस बार के करंट अफेयर्स में हम जनवरी 2021 से लेकर जुलाई अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। यह वीडियो को ध्यान से यहाँ पर पढ़ते चलना है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पूरा समसामयिक घटनाक्रम यहाँ पर हम ऐड करेंगे, और जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, बजट हैं, सरकारी योजनाएं हैं, अन्य घटनाक्रम, नियुक्तियाँ, वो सब का सब हम इस विषय वस्तु में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, पूरा वीडियो पढ़ना है, क्योंकि यूपी के जितने भी एग्जाम होने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट का आधार बनाकर पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट वहाँ पर करंट अफेयर्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। पहली बात, इस वीडियो का यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आपको उत्तर प्रदेश वार्षिकांक घटनाक्रम पार्ट 1 देखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये दूसरा वीडियो आपको देखना है। अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पर एक साल का करंट अफेयर्स आपका आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगस्त 2020 से लेकर के आपको अगस्त 2021 तक के करंट अफेयर्स को, मोस्टली इसमें जुलाई का करंट अफेयर है आपका, तो वहाँ तक आपका एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर PMJY आपका आरोग्य योजना के तहत यहाँ पे ग्रामीण के इलाके के लिए उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को यहाँ पर वित्तीय सहायता जारी की गई है। इसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को लगभग यहाँ पर 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कब? तो 2016 में, और 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने का इसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। साथ ही यहाँ पर देश भर में अब तक 1.26 करोड़ घर यहाँ पर अब तक बनाए जा चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लाभार्थियों को सहायता राशि भी इसके अंतर्गत प्रोडक्ट कराई जाती है। महात्मा गांधी जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भी यहाँ पर अकुशल श्रमिकों को मजदूरी के रूप में सहायता, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें भी आपको पता है, जैसे कि राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राजधानी आपकी लखनऊ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अवध शिल्पग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट, ठीक है, अवध शिल्पग्राम लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालयों के जो मंत्रालय हैं 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक, 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया अवध में, और यहाँ पर शिल्पग्राम लखनऊ में, अवध शिल्पग्राम लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर जो विषय वस्तु थी लोकल फॉर वोकल, ठीक है, लोकल फॉर वोकल के लिए यहाँ पर वोकल फॉर लोकल के यहाँ पर विषय के साथ आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी 2021 को हुनर हाट का आयोजन किया, जिसमें हुनर हाट आने वाले समय में यहाँ पे मैसूर, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत, अहमदाबाद, कोच्चि, पुडुचेरी और अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। तो हुनर हाट लखनऊ में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 22 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य। कहाँ पर? तो यहाँ पर अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। चलिए आगे देखते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टियों वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया, ठीक है। एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर एक हवाई पट्टी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, जबकि दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हवाई जहाज़ों की आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यूपी में ऐसे 2 हो गए हैं। पहला कौन सा है? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और दूसरा कौन सा है? यहाँ पर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपको हवाई पट्टी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में हाल ही में ये भी ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर युवाओं के उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों का पता लगाने, मदद करने के लिए यहाँ पे उद्यम सारथी ऐप को भी लॉन्च किया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड को लेकर एक तथ्य आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो गणतंत्र दिवस की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, वो आपको उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। यहाँ पे 32 झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक झांकी थी। उत्तर प्रदेश की जो झांकी का जो विषय था वो था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के दृष्टिकोण से, और त्रिपुरा की झांसी का विषय भी आपको अयोध्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से रखा गया था। त्रिपुरा को दूसरा स्थान दिया गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को पहला,
त्रिपुरा को दूसरा और उत्तराखंड को तीसरा स्थान इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में झांकी का मिला है। इसके बाद एक और तथ्य ध्यान रखना है हमें, प्रधानमंत्री महाराणा सुहेलदेव स्मारक की नींव रखी गई है। ठीक है, कहाँ रखी गई है? तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक की नींव रखी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला भी यहाँ पर रखी गई है। उत्तर प्रदेश में खिलौना विनिर्माण क्लस्टर केंद्र सरकार को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में यहाँ पर 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी गई। ठीक है, यूपी में 8 खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाए जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश में आपको स्थापित किए जाएंगे। साथ ही इन समूहों को राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है खिलौना आयात की निर्भरता को कम करना। और वित्त वर्ष 2015 से $1.5 बिलियन से आसपास था, जो से 90% आयात जो होता है चीन और ताइवान से किया जाता है। जो खिलौना था ज़्यादातर हम विदेशों से आयात करते हैं, जिसमें चीन और ताइवान सबसे ज़्यादा खिलौने हम आयात करते हैं। तो धीरे धीरे हमें यहाँ पर खिलौने आयात को कम करना है और उसके लिए ये योजना लाई गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आइकिया के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। क्या हस्ताक्षर का क्या है? तो आइकिया के साथ ये जो समझौता ज्ञापन यहाँ पर हस्ताक्षरित किए गए हैं, इसके तहत यहाँ पर ये एक स्वीडिश कंपनी है। सबसे पहले आइकिया जो है एक स्वीडिश कंपनी है जो काम क्या करती है, फर्नीचर और होम एप्लीकेशन कंपनी है। अब ये जो है आइकिया जो कंपनी है, उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में करीब 500 करोड़ का निवेश करने को लेकर समझौता हुआ है और इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आइकिया के आउटलेट ओपन किए जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, किसानों, कारीगरों और कलाकारों को यहाँ पर अवसर प्रदान किया जाएगा और उन्हें समर्थन के लिए यहाँ पर आइकिया उम्मीद करता है कि उनको भी यहाँ पर समर्थन करेगी ये कंपनी। साथ ही आइकिया की योजना 2025 तक भारत के लगभग 25 केंद्र खोलने की है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसमें से अधिकांश जो स्टोर हैं वो यूपी में होंगे। इसी के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने CDRI लखनऊ में कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें क्या है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे और लखनऊ में यहाँ पर उन्होंने इसका कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब को उद्घाटित किया है। और यह हब जो होते संस्थान के 70वें वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ, इसको ध्यान रखना है, कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। बस इतना ध्यान रखना है कहाँ ओपन किया गया है, तो लखनऊ में और 70वें वर्ष के स्थापना दिवस के अवसर पे। चलिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2021 का यहाँ पे शुभारंभ किया है। तो इस योजना के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये योजना जो है IAS, PCS, NDA, CDS, NEET, जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के दृष्टिकोण से इसे निःशुल्क कोचिंग कोचिंग की यहाँ पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उसके पहले चरण में देखा जाए तो संभाग स्तर पर और दूसरे चरण में जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों को सहायता प्रदान करना, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चाहते हैं लेकिन अपनी वित्तीय स्थितियों के कारण तैयारी करने में असमर्थ हैं। तो वित्तीय स्तर पर कमजोर छात्रों को इसके अंतर्गत समर्थन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए यहाँ पर 16 अंकों के यूनिकोड का परिचय दिया है। ठीक है, अब ये समझिएगा लैंड होल्डिंग पहचान और के दृष्टिकोण से ये क्या लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों के यूनिकोड का परिचय यहाँ पे दिया गया है, जिसके तहत आपको करना क्या है, तो उत्तर प्रदेश में राज्य के भूस्खलन की पहचान करने के लिए 16 अंकों का ये जो डिजिट है वो भूस्खलन की पहचान करने वाले क्षेत्रों के लिए होगा। साथ ही राज्य के द्वारा राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाए यूनिकोड का उपयोग भूमि विवाद के मामलों की जांच करने और लोगों को धोखे से बचाने के लिए यहाँ पर किया जाएगा। पहले 6 अंक जो होंगे भूमि की जनसंख्या पर आपको आधारित होंगे। अगले 4 अंक जो होंगे भूमि की पहचान निर्धारित करेंगे और भूमि के विभाजन की संख्या के आधार पर अगले 4 अंक होंगे। भूमि की जो श्रेणी होगी वो आपकी कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक के अंतर्गत यहाँ पर आपको अंतिम 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इस तरीके से जो 16 अंक हैं वो अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करेंगे। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिन्हित करने पर भी काम कर रहा है। चलिए अगली योजना देखते हैं, अगला क्या है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग के आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप किया है। ठीक है, कौन सा टॉप किया है, कौन सा जिला? श्रावस्ती जिला ने। तो यहाँ पर नीति आयोग आकांक्षी जिला रैंकिंग में श्रावस्ती को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसके तहत यहाँ पर देखें
चलिए, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पे ध्यान रखना है किस जिले को आपको पहली रैंक मिली है, तो आपको आकांक्षी जिले के तौर पे यहाँ पर आपको श्रावस्ती को पहला स्थान इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ पर अन्य रैंकिंग जो है, त्रिपुरा को यहाँ पे दूसरा स्थान दिया गया है, झारखंड के गढ़वा को तीसरा स्थान दिया गया है, त्रिपुरा के धलाई को दूसरा, झारखंड के गढ़वा, असम का बक्सा चौथे स्थान पे है, झारखंड का बोकारो पांचवें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले 5 स्थान कौन से हैं। यूपी पहला जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी के यहाँ पर श्रावस्ती को पहला स्थान दिया गया है, दूसरा आपको त्रिपुरा का धलाई, तीसरा झारखंड के गढ़वा, असम का बक्सा चौथा और झारखंड का बोकारो को 5वां स्थान दिया गया। यहाँ पर देखिए कवर क्षेत्र क्या था, किस आधार पर रैंकिंग जारी की गई है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा जैसे विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में कम प्रगति के साथ जिलों को बदलने के उद्देश्य से जनवरी 2018 में आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम शुरू किया गया और विकास के तहत जेब की पहचान यहाँ पर की जाती है, जिले की पहचान यहाँ पर की गई। चलिए, तो यहाँ पर बाकी अभी हमने देखा कि झांकी उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश को झांकी को पहला स्थान मिला था, तो उसी चीज़ को यहाँ पर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट को, कुछ हाइलाइट्स की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बजट से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फरवरी के माह में जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो देखिए यहाँ पर आपको जो बजट था 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ का बजट यहाँ पर रखा गया है इस बार का, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बजट इस साल का रहा यूपी का, और पेपरलेस बजट है। दूसरी अच्छी चीज़ पेपरलेस बजट है, और वर्तमान सरकार का ये 5वां बजट है। उत्तर प्रदेश दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों के माध्यम से 23.36 लाख करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। पहली चीज़ ये बजट में बताई गई। इसके अलावा राज्य के लिए बजट के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं वो भी आप देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सदन या दोनों सदनों किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होगा। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अभिहित किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय का अनुमानित विवरण आमतौर पर हम बजट के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त बजट में जो प्रमुख आपको शब्द प्रयोग किए जाते हैं, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्ति के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें क्या होता है, तो प्राप्तियां जो सरकार के द्वारा पुनर्प्राप्त नहीं की जा सकती। एक बार अगर आपका खर्च हो गया तो दोबारा आएगा नहीं। जैसे किसी को दिया गया वेतन, किसी को पैसे दे दिए तो वो आपको वापस थोड़ी करेगा, वेतन के रूप में आपको चले गए पैसे। सरकार के द्वारा करों और गैर कर स्रोतों जैसे निवेश और ब्याज पर लाभांश के माध्यम से उसको संकलित करना है। इसके अलावा राजस्व व्यय है, तो सरकार के द्वारा किसी भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या अन्य उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो आपको खर्च हैं। सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किया गया व्यय, राज्य सरकार के लिए किया गया अनुदान, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया जो उधार है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही इसमें विदेशी सरकारों, विश्व संगठन से प्राप्त ऋण, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए ऋण इत्यादि का पुनर्भुगतान भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो यहाँ पर बजट और राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति की बात कर ली। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो राजस्व प्राप्ति के बाद आपका पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत व्यय की भी चर्चा की जाती है। अब पूंजीगत व्यय क्या है, तो यह सरकार के द्वारा किया गया खर्च जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की भौतिक वित्तीय संपत्ति का निर्माण हो या केंद्र सरकार की वित्तीय देनदारियों में कमी आए। साथ ही इसमें भूमि, उपकरण खरीद, अवसंरचना निर्माण पर व्यय, शेयरों पर व्यय शामिल होगा। केंद्र सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को गिरवी ऋण और केंद्र सरकार के ऋण भुगतान आदि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ पर पूंजी प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है, पूंजी राजस्व के पूंजी के अंतर्गत। अब देखिए पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं, तो वे प्राप्तियां जो देयता के उत्पन्न करती हैं और सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को घटाती हैं। प्रत्यक्ष कर, ऐसे कर जिन्हें किसी व्यक्ति की ओर से कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, जैसे आय कर, निगम कर। और अप्रत्यक्ष कर, ऐसे कर जो माल सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जैसे सेवा कर, आबकारी कर और सीमा शुल्क। इसी तरह यहाँ पर कुछ वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बजट आप पढ़ते हैं तो राजकोषीय नीति आपको शब्दों का प्रयोग किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्या तात्पर्य होता है, राजकोषीय नीति वह साधन है जिसके माध्यम से सरकार देश की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर क्या करती है, नजर रखती है, संचालित करती है, खर्च करती है और साथ ही साथ वहाँ पर कर दरों को समायोजित करती है। अब यहाँ पर राजस्व घाटा कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय जो निकल कर आपको मिलेगा वो आपको राजस्व घाटा होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है,
तो यहाँ पर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर उसमें उधार आपको शामिल नहीं है, इसे हम आपको राजकोषीय घाटा कहेंगे। प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान के लिए के संदर्भ में किए गए अंतर को यहाँ पर दर्शाया जाता है, जिसे हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। गैर कर राजस्व भी इसमें आपको बताए जाते हैं। बजट में जब भी आपको प्रस्तुत किया जाता है तो गैर कर राजस्व की भी चर्चा की जाती है। जैसे कि सरकारी राजस्व है, ये आपका और करों से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात बिना टैक्स मतलब टैक्स के बिना जो भी आपको राशि यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद जैसे शब्दों का प्रयोग भी आपको आए दिन सुनने को मिलता है। तो जीडीपी क्या होती है? एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश में तैयार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होगा वो आपका यहाँ पर अंतिम मूल्य जो होगा वो आपका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह देश की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार और विकास दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बजट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तहत यहाँ पर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा 90,730 करोड़ रुपए अनुमानित है और यह अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.17% है। साथ ही राज्य की ऋण देयता का ये करीब 28.1% है। तो ये दोनों इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कितना कितना? तो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 4.1%, जबकि राज्य की ऋण देयता का जीएसडीपी का 21.8%। इसके बाद 2021 की बजट की तुलना के अंतर्गत 37,410 करोड़ रुपए के में 7 मतलब जो बजट रहा है वो कितना है? 7.3% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई। व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय जो है के रूप में 3.95 लाख करोड़ रुपए, जबकि पूंजी खाता के दृष्टिकोण से 1.55 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए। कुल प्राप्तियों के दृष्टिकोण से अगर चर्चा करें तो कुल प्राप्तियों का अनुमान करीब 5.06 लाख करोड़ रुपए है शामिल है। इसमें राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से 4.18 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 87,841.40 करोड़ और अपने कर राजस्व के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपए। साथ ही 1.19 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी होगी और लोक खाता प्राप्तियों से 5500 करोड़ रुपए होंगे। इसी तरीके से राजकोषीय घाटे की बात करें तो वित्त वर्ष 22 के लिए यहाँ पर राजकोषीय घाटा करीब 90,730 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.1% है, जबकि राज्य की ऋण देयता का जीएसडीपी का 21.8% है। राजस्व बचत के दृष्टिकोण से 23,210.09 करोड़ रुपए होने का यहाँ पर अनुमान है। इसके बाद समेकित निधि की बात करें तो राजस्व कटौती के बाद आपको 44,088.94 करोड़ रुपए यहाँ पर इसका अनुमान लगाया गया है। चलिए, अब बजट के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो नई नीतियां और योजनाएं लाई गई जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सरकार के द्वारा कौन कौन सी यहाँ पर बजट के अंतर्गत योजनाएं यहाँ पर घोषित की गई। तो पहले यहाँ पर देखिए, नवीन योजनाओं को लेकर क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। पहला मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक विकास योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार या स्वरोजगार के अवसर आपको प्रदान करने हैं जो राज्यों से अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं और तालाबंदी के दौरान जो लॉकडाउन हो गया था उसके दौरान 40 लाख अपने पैतृक जिलों में पहुँच गए। साथ ही योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आपको आवंटित किए गए। कितना? 100 करोड़ रुपए। साथ ही मुख्यमंत्री मुद्रा योजना कल्याण योजना के तहत 2 करोड़ रुपए भी यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। उसके बाद एक और योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना लाई गई है और इस योजना के तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार सृजन आदि पर यहाँ पर जोर देने वाली है। क्षेत्रवार व्यय की अगर बात करें तो कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए यहाँ पर बजट में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए 600 करोड़ का प्रस्ताव है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसानों को रियायती दरों पर आसान ऋण देने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27,123 करोड़ रुपए के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य के किसानों को हस्तांतरित किए गए और विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य भी यहाँ पर घोषित किया गया। चलिए, इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य अवसंरचना के दृष्टिकोण से बजट में क्या विशेष रहा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर चिकित्सा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 12,242 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया। साथ ही 39 जिलों के रूप में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए 5,085 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसी तरीके से विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 7,157 करोड़ रुपए भी आपको आवंटित किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,394 करोड़ रुपए
और आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए के यहाँ पर आपको आयुष्मान भारत योजना के 1300 करोड़ रुपए आपको आवंटित किए गए। जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए यहाँ पर आपको आवंटित किए गए। शिक्षा के दृष्टिकोण से 13 जिलों, ठीक है, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ आवंटित किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को बनाने के लिए 100 करोड़ भी यहाँ पर आवंटित किए गए। साथ ही पीपीपी मोड में चालू करने के लिए राज्य के 16 अनारक्षित जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपए भी आवंटित बजट के माध्यम से किए गए। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत खर्च करने के लिए 23 करोड़ रुपए। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 960 करोड़ रुपए। साथ ही अमेठी, बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए और प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहाँ पर की जाएगी। तो इस तरीके से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा काफ़ी कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों और एम्स इत्यादि की यहाँ पे बड़े स्तर पर स्थापना की जा रही है। कोविड-19 के इम्पैक्ट से जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभावित स्थितियों के कारण भी यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काफ़ी बेहतर निर्णय लिए गए और आगे चलकर स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बजट के माध्यम से अच्छा खासा खर्च करने का भी यहाँ पर प्लान किया गया है। इसके बाद आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था को लेकर बजट में क्या कहा गया। तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में विभिन्न एक्सप्रेसवे के लिए 10,650 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया। जैसे राज्य में यहाँ पर 3 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के लिए 3,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़, 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1170 करोड़ और 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के लिए 870 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। साथ ही 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए और इसके निर्माण काल के लिए 489 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है और इस पर भी इस साल के बजट में विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें राज्य सरकार ने हवाई अड्डों के निर्माण के लिए 2100 करोड़ रुपए आवंटित किए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 2000 करोड़ आवंटित किए, अयोध्या में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 101 करोड़ का आवंटन किया गया और राज्य सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए भी 140 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं। अन्य आवंटन के दृष्टिकोण से मेट्रो परियोजनाओं को भी देखिए तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को 597 करोड़, आगरा मेट्रो रेल परियोजना 478 करोड़, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, आरा, टीएस गलियारे के लिए 1326 करोड़, वाराणसी, गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजना के 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रस्ताव यहाँ पर इस साल के बजट में रखा गया, मतलब उनको दिया गया, आवंटित किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी यहाँ पर आपको स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन को आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए 200 करोड़ दिए गए और साथ ही वाराणसी और अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। सांस्कृतिक स्थितियों के दृष्टिकोण से चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के 100 शताब्दी वर्ष अर्थात 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रावधान किया गया और उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय लखनऊ में भी स्थापित किए जाने का एक निर्णय लिया गया। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जनजातीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। चलिए, ग्रामीण और शहरी विकास को लेकर क्या बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10,029 करोड़ रुपए आपको आवंटित किए जाएंगे। स्वच्छ भारत योजना ग्रामीण पर 2031 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1400 करोड़ रुपए का स्वच्छ जल आपको भारत योजना ग्रामीण के दृष्टिकोण से। अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए। 10 स्मार्ट शहरों स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2000 करोड़। मुख्यमंत्री संपर्क विकास योजना के लिए 1000 करोड़। पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़ और पीएम आवास योजना के लिए 5000 करोड़। साथ ही जल मिशन शहरी को 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन यहाँ पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किए गए। सरकार ने यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए भी करोड़ों राशि यहाँ पर अलग अलग, चाहे स्मार्ट सिटीज़ हों, स्वच्छता हो, आवासीय योजनाएं हों, उस पर यहाँ पर सरकार के द्वारा आपको खर्च किया जा रहा है। इसी तरह यदि हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की, तो यहाँ पर एक जनपद एक उत्पाद के तहत 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के लिए 100 करोड़, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य पर सरकार का जो खर्च है वो आपको 5% था, जो कि अन्य राज्य सरकार के स्वास्थ्य के औसत का 5.3% से अधिक है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 3,845 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन इस साल के बजट में किया गया। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की अगर हम बात करें तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से
3,578 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। हर जिले में पुलिस क्वार्टर का नाम बदलकर महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित हैं। महिला समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत यहां पर इस साल के बजट में आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पुष्टाहार कार्यक्रम का 4,094 करोड़ रुपए यहां पर, राष्ट्रीय पोषण योजना 415 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए। पंचायती राज के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रसार योजना के लिए 25 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का प्रसार करने के लिए है। साथ ही यहाँ पर 653 करोड़ रुपए राष्ट्रपति ग्रामीण सशक्तिकरण योजना के लिए आपको आवंटित किए गए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने यहाँ पर 5 बार बजट पेश किया है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है आपका उत्तर प्रदेश के आपके प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के लिए बजट आवंटन कितना है आपको 600 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार 2022 में राजकोषीय घाटा यहाँ पर आपको होगा 4.1% है और राशि के हिसाब से 90,730 करोड़। आत्मनिर्भर कृषक सम्मान योजना के लिए बजट है आपका 100 करोड़। चलिए, इसके अलावा यूपी सरकार ने सड़क किनारे यहाँ पे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो जितने भी आपके अतिक्रमण की स्थितियाँ हैं, धार्मिक आपको स्थल बना दिए गए हैं सड़कों किनारे, उन्हें हटाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च 2021 को 2600 करोड़ रुपए की इस योजना को बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर, महोबा, बांदा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के दृष्टिकोण से लागू किया है। इसके अलावा अयोध्या में निजी क्षेत्र के सहयोग से श्री राम यूनिवर्सिटी का आपको निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पर भगवान राम की संस्कृति पर शोध करने वाला ये सबसे बड़ा केंद्र होगा और साथ ही यहाँ पर अयोध्या के विकास में भी इसकी सहायता यहाँ पर निजी क्षेत्रों के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जो हैं वो श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना उनके दृष्टिकोण से वहाँ पर रामायणों पर शोध इत्यादि कराया जाएगा। कर्मकांड इत्यादि का प्रशिक्षण और अयोध्या महोत्सव न्यास की भी यहाँ पर आपको प्रस्ताव मिला है जो दीपोत्सव की तरह यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर किया जाए। साथ ही 58,000 बैंक संवाददाता सखी नियुक्त की जाएंगी। अब यहाँ पर एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कम से कम 58,000 बैंक संवाददाता आपको नियुक्त किए जाएंगे। कितने? 58,000। साथ ही यहाँ पर इसके माध्यम से भविष्य में बैंकिंग सुविधाओं के साथ विभिन्न वित्तीय समावेशन उत्पादों को बढ़ावा और जागरूकता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करार किया है जिसमें आपको हवाई अड्डे पर जमीनी पहुंच को स्थापित करने, लगातार सुधार करने को लेकर यहाँ पर राज्य सरकार के साथ यहाँ पर समझौता किया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास शुरू करने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ भी यहाँ पर रियायत समझौता कर रखा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर वाराणसी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चलाया गया वो 1 से 31 मार्च 2021 तक। सीएम ने यह भी बताया कि जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों में 75% की गिरावट आई है और 2017 के बाद से होने वाली मौतों में भी आपको 95% की आपको गिरावट देखी गई है। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशकन भवन का यहाँ पे उद्घाटन किया। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो 6 मार्च को 2021 को ICMR, NJIL और OMD आगरा में नए अनुसंधान देशकन भवन का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। यह भवन सुविधाओं जैसे पशु प्रयोग, कोविड-19 के निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए यहाँ पे समर्पित होगा। कोविड-19 के डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1200 नमूनों की होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 बिजली सब स्टेशनों का यहाँ पर उद्घाटन किया है जिसमें 6 मार्च 2021 को यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1920 करोड़ रुपए के लागत से विकसित 27 बिजली सब स्टेशनों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। साथ ही राज्य के किसानों को बिजली प्रदान की जाएगी और खेती की लागत कम करने के लिए उत्पादकता में भी यहाँ पर सुधार मिलेगी। बरेली के लिए पहली उड़ान को यहाँ पे हरी झंडी भी दिखाई गई है। 8 मार्च 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए पहली उड़ान को यहाँ पर हरी झंडी दी है। साथ ही यहाँ पे बरेली हवाई अड्डे भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड़ान के लिए यहाँ पे संचालन किया जाएगा और उड़ान योजना के तहत 56वें हवाई अड्डे को यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके अलावा लखनऊ में 2 दिवसीय यहाँ पे गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। गुड़ महोत्सव या जयगिरी महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च को 2021 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य गुड़ उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता वाले गुड़
उसके उत्पादों को बनाने के लिए प्रेरित करना। गुड़ जो होता है स्वास्थ्य के लाभों को जागरूकता उसके संदर्भ में पैदा करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर मिशन शक्ति का दूसरा चरण यहाँ पे प्रारंभ किया है, जिसमें 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मिशन शक्ति के दूसरे चरण को प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जिलों के पिंक बूथों, पिंक शौचालयों के साथ महिलाओं के विशेष पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर के महिला थाने में प्रथम आदर्श महिला बैरक का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 16 नए ITI, ये भी यहाँ पर घोषणा आपको कर दी गई है। तो कहाँ देखिए यहाँ पर बात की गई है कि 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको स्थापित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को कुशल बनाना, उन्हें रोजगार प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के 305 यहाँ पर आपको एक ITI में 1.72 लाख से अधिक छात्र यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त वर्तमान समय में कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया है। क्या है ये अभियान? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पर स्वर्ण कार्ड यहाँ पर एक अभियान चलाया गया है। कौन सा स्वर्ण अभियान यहाँ पर, जिसमें इसका उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत संबंधी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना। अभियान 10 से 24 मार्च 2021 तक चलाया गया और इसके तहत परिवारों को निःशुल्क आयुष्मान स्वर्ण कार्ड दिया जाएगा जो अभी भी योजना का लाभ नहीं लिया है जिन्होंने। इसके अलावा 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई। इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को मोजाम्बिक के निर्यात के लिए 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है। किसको किया जा रहा है? तो मोजाम्बिक को कर रहे हैं। ये बनाया कहाँ गया? तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में यहाँ पर इसका निर्माण किया गया स्वदेशी तरीके से। भारतीय रेलवे 3000 लोकोमोटिव के 6 इंजनों के कुल ऑर्डर के रूप में 2 लोकोमोटिव पहले बैच का निर्यात कर रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर AK सिंह PRSU प्रयागराज के नए कुलपति यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो अखिलेश कुमार सिंह को यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश का नया कुलपति यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। तो नए व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त हो गए अखिलेश कुमार सिंह। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया काला नमक चावल महोत्सव। काला नमक चावल महोत्सव क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 2021 को सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर इसमें आपको शामिल होते हैं। नमक चावल काला नमक चावल उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का हिस्सा भी है। उत्सव में शामिल होने वाले ने काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद चखा और साथ ही काला नमक धान के बीज भी वहाँ पर खरीदे। इसके तहत HFCL ने 221 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर जीता है। दूरसंचार उपकरण प्रमुख ने कानपुर और आगरा मेट्रो स्टेशन के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 221 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है। यह कानपुर मेट्रो के 32.4 किलोमीटर गलियारे और आगरा मेट्रो के 12 किलोमीटर की दूरसंचार प्रणाली को यहाँ पर स्थापित करेगा। 33 महीनों में परियोजनाओं के लिए काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पे कैप्टन मनोज ये काम आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नवरणे ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अपने पैतृक गांव रूढ़ा में परमवीर चक्र से सम्मानित मनोज पांडे के स्मारक को यहाँ पर लोगों को समर्पित किया। कैप्टन पांडे 1999 कारगिल युद्ध में अपना जीवन उन्होंने त्याग दिया था और स्मारक का निर्माण सूर्या कमांड के तत्वाधान में यहाँ पर किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शहनाई उत्सव, एक नया कार्यक्रम यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शहनाई उत्सव शुरू किया गया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 21 मार्च 2021 को बनारस में आपको 3 दिवसीय शहनाई उत्सव यहाँ पे प्रारंभ किया गया। इसे संगीत नाटक अकादमी और BHU के संगीत और कला प्रदर्शन संकाय ने मिलकर इस संगीत समारोह का आयोजन किया। अब यहाँ पर देखिए संगीत संध्या का आयोजन जो है शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनकी जयंती को पे याद करने के लिए इसे बनाया गया। यहाँ पर PAC महिला बटालियन भी आपको स्थापित उत्तर प्रदेश में की जाएगी। ठीक है, 3 PAC महिला बटालियन उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। इसमें आपको प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी बटालियन की स्थापना महिला योद्धाओं रानी अम्बलबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर यहाँ पर की जाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना बलिदान दिया था और ये बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर में ये स्थापित की जाएंगे। 3 यहाँ पर आपको प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी आपको स्थापित की जा रही है। नाम ध्यान रखिएगा किसके किसके नाम पे हैं। तो आपको रानी अम्बलबाई, उदय देवी और झलकारी बाई। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को ग्रीनफील्ड परियोजना के विस्तार होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए यहाँ पर 2,890 करोड़ के खर्च को मंजूरी यहाँ पर दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने UPFPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें आपको किसान उत्पादक संगठन, पोर्टल किसान उत्पादक समूह, व्यापारी, कृषि और अन्य संबंधित विभाग एक मंच पर आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक साझेदारी की है। यह जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जल भूषित बुंदेलखंड और साथ ही विंध्य क्षेत्र के 11 जल दुर्लभ जिलों में नल जल कनेक्शन लाने में यहाँ पर मदद करेगा। इस परियोजना में ग्राम निर्माण योजनाओं के लिए निर्माण के साथ क्षमता निर्माण की भी सहायता यहाँ पर शामिल की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित किया यहाँ पे केला महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22 मार्च से लेकर 25 मार्च 2021 तक कुशीनगर में केला महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया। इसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमियों की यहाँ पर भागीदारी देखी गई। कम से कम 4000 किसान केले की खेती से जुड़े और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। कानपुर को पुलिस आयुक्तालय यहाँ पे बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यहाँ पे 2 और शहरों कानपुर और वाराणसी को यहाँ पर पुलिस आयुक्तालय में बदलने की अनुमति दी है। अभी इससे पहले यहाँ पर लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर जिलों में ऑलरेडी यहाँ पर संचालित है। यह प्रणाली पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रियल शक्तियों सहित अधिक शक्तियाँ प्रदान करती है और इसका उद्देश्य बेहतर पुलिसिंग यहाँ पर आपको निगरानी व्यवस्था को लागू करने के लिए होती है। तो 4 जिले आपके हो गए, ठीक है। कानपुर और आपका वाराणसी नया है, इससे पहले आपका नोएडा और साथ ही साथ यहाँ पे लखनऊ में ये ऑलरेडी संचालित है। वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने 34 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की यहाँ पर शुरुआत की है। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का प्रति बल्ब 10,000 रुपये यहाँ पर वितरण करेगी, 10 रुपये यहाँ पर वितरण करेगी। ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 5 जिलों के गाँव के 1.5 करोड़ LED बल्बों का यहाँ पर वितरण किया जाएगा। साथ ही गोरखपुर लखनऊ उड़ान को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 मार्च 2012 को गोरखपुर से लखनऊ के लिए यहाँ पर उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर की इस नई उड़ान सेवा के साथ नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और प्रयागराज सहित 7 प्रमुख शहरों के लिए यहाँ पर उड़ानों की संख्या बढ़कर के 12 हो जाएगी। साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन के लिए भी यहाँ पर विस्तार सेवा शुरू की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सस्ते किराए आवास योजना को शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों, शहरी प्रवासियों के लिए सस्ते किराए आवासों की सुविधा शुरू कर रही है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट 26 मार्च 2021 को यहाँ पर मंजूरी दी है। इसमें SC, ST, OBC, विधवा, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात यहाँ पर की गई है, जो लखनऊ में आपको स्थापित किया जाएगा। इसमें यह पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। 100 बेड का ये हॉस्टल होगा लड़के लड़कियों के लिए। आधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर होंगे और ये शीर्ष आपका कोच केंद्र भी यहाँ पर आपके हिस्सा लेंगे। इसका संचालन उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त UP अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य यहाँ पर हो जाएगा। राज्य में जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में जल्दी 2023 तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या हवाई अड्डा 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। आगामी कुशीनगर हवाई अड्डा भी आपका VIP उत्तम तीसरा लाइसेंस प्राप्त आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। इसके अलावा शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च 2021 को गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का यहाँ पर उद्घाटन किया। पूर्वांचल में यह पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आपको 7D थिएटर भी हैं और 13 प्रभावों का अनुभव होगा, जिसमें बारिश, बिजली, कोहरे और खुशबू इत्यादि भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम BSE में आपका सूचीबद्ध हो गया है। तो 31 मार्च 2021 को यहाँ पर इसे BSE में खुद को सूचीबद्ध किया और यहाँ पर इस बॉन्ड का प्रयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर नगर पालिका बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाए गए। साथ ही यहाँ पर इस देश में किसी भी नगर निगम के द्वारा जारी किया वाला यह पहला ग्रीन बॉन्ड है। धन का उपयोग गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।
इसके अलावा यातायात के लिए खोला गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, जिसे आपको 1 अप्रैल 2021 से यातायात के लिए इसे खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे मेरठ दिल्ली के बीच यात्रा में लगने वाले 2.5 घंटे से अधिक समय को घटाकर कितना कर दिया है, अब 45 मिनट कर दिया है। इसका निर्माण 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के साथ किया गया और भीड़ भाड़ और प्रदूषण की समस्या को हल करने में भी ये मदद करेगा। इसके बाद अक्षय पात्र न्यूजेन सॉफ्टवेयर में साझेदारी हो गई है, जिसमें न्यूजेन सॉफ्टवेयर अक्षय पात्र फाउंडेशन ने मिड डे मील और हैप्पीनेट किट देने के लिए यहाँ पर हाथ मिलाया है। कंपनी ने वृंदावन, लखनऊ, झालवाड़ा में करीब 17,378 बच्चों को प्रत्येक दौर में 8,689 किट के साथ 2 राउंड चरणों में से वितरित किया जाएगा। अब तक मिड डे मील कार्यक्रम में करीब 99,28,428 रुपये का यहाँ पे अनुदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनूठी उपहार योजना भी शुरू की है, जिसमें कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर यहाँ पर लगवाने वालों को लकी ड्रा आयोजित कर रही है, और जहां टीके की दोनों खुराक ले चुके 25,000 से अधिक लाभार्थी इस उपहार योजना के पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के बाद लाभार्थियों को 4 उपहार दिए जाएंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपको गीता प्रेस प्रमुख राधेश्याम खेमका का निधन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, कभी कभी प्रमुख व्यक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको निधन से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता एक्सप्रेस के अध्यक्ष राधेश्याम खेमका का 4 अप्रैल 2021 को निधन हुआ। और खेमका लगभग 40 वर्षों तक सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक भी थे, और उन्होंने सनातन साहित्य को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आईआईटी कानपुर ने स्पर्श संवेदनशील घड़ी यहाँ पर विकसित की है। ठीक है, कैसी घड़ी है? तो ये स्पर्श संवेदनशील है। स्पर्श होते ही यहाँ पे हैप्टिक घड़ी को विकसित होगी। नेत्रहीन लोगों को यहाँ पर फेस छूकर समय जानने में यहाँ पर मदद कर सकती है। इसके अलावा घड़ी का विकास कानपुर के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव के द्वारा यहाँ पर इस घड़ी की गई है। सिद्धार्थ पांडा, विश्वराज श्रीवास्तव। घड़ी का विकास कानपुर के प्रोफेसर यहाँ उन्हीं के द्वारा यहाँ पर की गई है। उपयोगकर्ता को समय जानने के लिए घंटे के संकेतक को छूना और स्कैन करना होगा। घड़ी उपयोगकर्ता की गोपनीयता को भी यहाँ पर प्रदान करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बनाया जाएगा आपको रामायण संग्रहालय। तो इसमें देखिए, अयोध्या लखनऊ के बीच राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। यह लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के बजाय भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही संग्रहालय में रूस, जापान, मलेशिया आदि के कठपुतलियों के माध्यम से रामायण के प्रदर्शन होंगे। प्रख्यात इतिहासकार योगेश प्रवीण का यहाँ पर निधन हुआ है। एक और निधन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अवध के विशेष रूप से लखनऊ के विशेषज्ञ थे, और योगेश प्रवीण का 2021 में निधन हुआ। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के साथ भी एक लंबे समय तक ये जुड़े रहे। इन्होंने अवधी, संस्कृति, लखनऊ पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, और अखबारों और पत्रिकाओं के में भी यहाँ पर इन्होंने कई लेख लिखे हैं। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, जो एक सेवानिवृत्त आपके न्यायाधीश हैं, 12 अप्रैल 2021 को। अन्य 2 उप लोकायुक्त आपके शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह हैं। उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का है। लोकायुक्त एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन और लोक सेवकों या मंत्रियों के द्वारा सत्ता के दुरुपयोग संबंधी जांच की जाती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के गांव इसमें सम्मिलित होंगे। इस परियोजना के तहत माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और सुसंगठित कृषि किसान इंटरफेस विकसित करेगा और फसल कटाई के बाद प्रबंधन और वितरण को इसमें शामिल कर। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के कारण यहाँ पर डीआरडीओ की एक टीम ने इस राज्य प्रशासन के दृष्टिकोण से यहाँ पर इसमें सहभागिता कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में एक नया अस्पताल तैयार करेगा, और राज्य प्रशासन की मदद के लिए यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर कंट्रोल रूप से सक्रिय रहेगा। 3 शहरों में कोविड अस्पताल यहाँ पर स्थापित करेगा डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया कि 45 बिस्तरों वाले अस्पताल, वाराणसी में 750 बिस्तरों वाले अस्पताल, अहमदाबाद 900 बिस्तरों वाले अस्पताल यहाँ पर वो विकसित कर रहा है। तो लखनऊ में, वाराणसी में और अहमदाबाद में अस्पताल के वार्डों के लिए पक्की संरचना का उपयोग किया जाए, जिसमें सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। डीआरडीओ नई दिल्ली में भी सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ एक निःशुल्क सुविधा भी यहाँ पर स्थापित की है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आ गए हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम लागू करेगी जो कालाबाजारी में यहाँ पर लिप्त हैं।
जो आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन और कोविड के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं को यहाँ पर छुपाते हैं। बहुत जल्द राज्य में रेमडेसिविर टीकों की 1.2 लाख खुराक भी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई और राज्य के स्वास्थ्य विभाग से बेहतर प्रबंधन के लिए निजी अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली को भी यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही को लाइव रिपोर्ट के माध्यम से निगरानी करने में मदद की है और टैंकर को भरने और परिवहन में हो रही देरी का विश्लेषण करने के लिए भी इसमें सूचित किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 टीकों की 50 लाख खुराकों का यहाँ पे आदेश दिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराकों का। उत्तर प्रदेश ने जीता ई पंचायत पुरस्कार 2021। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद आसाम और छत्तीसगढ़ यहाँ पर दूसरे और उड़ीसा और तमिलनाडु यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे। केंद्रीय पंचायती राज हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीका की यहाँ पर घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर सभी को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के यहाँ पर मुफ्त टीका सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कोवैक्सीन की आपको चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों में से कोई भी एक लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है। तो यहाँ पर देखें इन्हें 2007 में पद्म भूषण भी मिला है। ये शास्त्रीय गायन ख्याल शैली के गायक थे और पंडित राजन मिश्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान यहाँ पर दिए जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवती सिंह का भी निधन हुआ है। यूपी के ये पूर्व मंत्री थे। 89 वर्ष के रूप में इनका निधन हुआ है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को उन्होंने अपना शरीर भी यहाँ पर दान दे दिया है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर। इसके अलावा मई 2021 में प्रकाशित होगी सुरेश रैना की आत्मकथा। तो नाम बस आपको ध्यान रखना है, बिलीव व्हाट लाइफ एट क्रिकेट टॉट मी। ये आपकी पुस्तक किसकी है? सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई, जो कि एक आपके क्रिकेटर हैं। यह पुस्तक यहाँ पर रैना और खेल लेखक भरत सुंदरम के द्वारा सह लेखिका है इनकी, और यह जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपके से संबंधित हैं ये क्रिकेटर सुरेश रैना। इसके बाद शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने शुरू किया अपना परिचालन। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना परिचालन शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत भारत में लघु वित्त के बैंक व्यवसायों को चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है। शिवालिक का परिचालन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों में किया जाएगा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सुवीर कुमार गुप्ता होंगे। ध्यान रखिएगा, सुवीर कुमार गुप्ता शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपके सीईओ और एमडी हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान यहाँ पर शुरू किया है 10 मई से, और जिसमें कोरोना वायरस टीकाकरण के अभियान को तेजी प्रदान करना है। इसमें 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में भी इसे बड़े स्तर पर आपको चलाया जा रहा है। सैमसंग ने यहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की घोषणा यहाँ पर की है। 13 मई 2021 को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया गया, जिसमें से आधे आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में उपलब्ध कराए गए। साथ ही सैमसंग ने कॉर्पोरेशन सोशल मिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसे किया है और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माणकर्ता सैमसंग है। सैमसंग ने भी यूपी सरकार को कोविड-19 राहत उपायों के लिए 7.5 करोड़ रुपए का योगदान भी यहाँ पर दिया है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने केंद्र स्थापित किया है। कैसा? तो उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों को रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कई केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए। ऐसे 3 केंद्र IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी में स्थापित किया गया। इन केंद्रों को सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट यानी साथी योजना के तहत यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। इसके बाद चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों के लिए सब्सिडी योजना है। इसके तहत 15 से 21 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट ने कुल व्यय का 25% 10 करोड़ रुपए से भी कम हो इसकी सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर जैसी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी को लाभ की अनुमति यहाँ पर मिलेगा। साथ ही यूपी जो है कोविड आपातकालीन वित्तीय सहायता योजना के आदेश के बाद 1 साल तक यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर IIT कानपुर से ऑक्सीजन सांद्रता को सरकार की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के समर्थन से IIT कानपुर में अपने विज्ञान इनक्यूबेटरों में से एक से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादक को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कानपुर में स्टार्टअप इंडिया फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड,
पुणे में स्थित अपनी सहयोगी कंपनी केमडेस मेम्ब्रेन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 मई 2021 तक 5500 ऑक्सीजन सांद्रता के अपने पहले बैच को रोल आउट यहां पर करेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने यहां पे लागू किया आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, जिसमें 27 मई 2021 को इसे यहां पर लागू किया गया है। यह 6 महीनों के लिए लागू रहेगा और इसके तहत आपका उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अधिनियम रखरखाव 1966 रेलवे, हवाई अड्डे, डाक, टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल पर रोक लगाया गया है। साथ ही सरकारी विभागों, सरकार द्वारा संचालित निगमों, विकास प्राधिकरणों में हड़ताल पर भी आपको प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है बाल सेवा योजना। ठीक है, कौन सी बाल सेवा योजना? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों बाल सेवा योजना की यहाँ पर शुरू की है। राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों को 4000 करोड़ रुपए प्रतिमाह की यहाँ पर वित्तीय सहायता इसमें प्रदान करेगी। साथ ही इस महामारी से अपने माता पिता को खोने वाले बालिकाओं को शादी के लिए 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी इसमें प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप और टैबलेट की भी सुविधा इसमें प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है यूपी सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी यहाँ पर ली गई है और इसके तहत यहाँ पर जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं ऐसे बच्चों को यहाँ पर राज्य की संपत्ति से वर्तमान सरकार इसकी देखभाल करेगी और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को यहाँ पर उनको उपलब्ध कराएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मध्य कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा से उसे यहाँ पर रद्द कर दिया और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 के छात्रों को उनकी अगली कक्षा में यहाँ पर प्रोन्नत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की यहाँ पे एक कल्याणकारी योजना। कोविड-19 कारण जो बच्चे यहाँ पे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है, जिसमें सरकार जो है बच्चे के अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और साथ ही साथ यहाँ पर राज्य सरकार बच्चे के अभिभावक तथा देखभाल करने वालों को उनके वयस्क होने तक 4000 रुपये देती रहेगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो वन महोत्सव के अवसर पर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रखा गया। वन महोत्सव कार्यक्रम जो है तो जुलाई में 1 से 7 के पहले सप्ताह में यहाँ पर आयोजित होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये हमने देख लिया उत्तर प्रदेश के आत्मकथा, यहाँ पर सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम ध्यान रखिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। तो यहाँ पर ये हमने देख लिए। इसमें टेस्ट क्रिकेट उनकी जो जानकारी है, किस तरह से उन्होंने डेब्यू किया, क्या क्या उनको प्राप्त हुआ, कैसे उन्होंने खेला है, वो सारी चीज़ों को लेकर सह लेखक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत सुंदरन इसके सह लेखक हैं। इसके बाद चंद्रो तोमर के नाम पर होगा शूटिंग रेंज का नाम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिन्हें शूटर दादी के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2021 में कोविड के कारण चंद्रो तोमर का यहाँ पर निधन हो गया। शूटर दादी ने 60 साल की उम्र पेशेवर शूटिंग की थी और कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज भी कहा जाता है। इसके अलावा मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केंद्र ने यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे न्यायमूर्ति मुख्यमंत्री न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करेंगे। साथ ही न्यायमूर्ति भंडारी को 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी अवाइस 2020 की घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी अवाइस 2020 की घोषणा की। इसमें इंदौर, मध्य प्रदेश, सूरत, गुजरात ने अपने समग्र विकास के रूप में संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता है। कौन कौन? इंदौर और सूरत। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में शीर्ष पे रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु रहा। तो राज्यों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश पहला रहा स्मार्ट सिटी अवार्ड के दृष्टिकोण से। शहर के लिहाज से इंदौर रहा और चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता है, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड यहाँ पर जीता है। तो ये अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद दीपक अग्रवाल धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निदेशालय के पहला निदेशक यहाँ पर नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। डीआरए का मुख्यालय काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड की मदद से स्थापित किया गया है और डीआरए का उप कार्यालय गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर कार्यालय भवन में यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके बाद शंभुनाथ आई फौना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। यह एक विशेष एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, जो एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर काम करती है। शंभुनाथ जो है वो मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का स्थान लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव कानपुर देहात यहाँ पर पहुंचे। तो कानपुर देहात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पैतृक गांव जो है आपका कानपुर देहात है
और ये ट्रेन से यहाँ पर उन्होंने सफ़र किया था। दिल्ली से कानपुर तक का सफ़र उन्होंने ट्रेन से किया और लखनऊ में यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक सांस्कृतिक केंद्र का इन्होंने शिलान्यास भी किया। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक का सांस्कृतिक केंद्र का इन्होंने शिलान्यास भी किया। इसके अलावा अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि 1994 के उत्तर प्रदेश कैडर के यहाँ पे सेवानिवृत्त आपके IAS अधिकारी हैं। यह लगभग 3 वर्षों तक कार्यालय तक यहाँ पर सेवा करेंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगस्त 2019 में सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती को चिन्हित करने के लिए शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिले में एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के घर में हुआ था। 1925 में बिस्मिल और उसके साथी चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला खान ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन लूटने की घटना का फैसला लिया और अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन हमले में 1 महीने बाद के भीतर 1 दर्जन से अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और काकोड़ी षड्यंत्र केस के संदर्भ में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली और बिस्मिल लाहड़ी खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा यहाँ पर दी गई। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रामवन गमन मार्ग का मसौदा तैयार कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के द्वारा रामवन गमन मार्ग का यहाँ पे प्रारूप तैयार किया गया है, जो कि सीता और भाई लक्ष्मण वनवास के रास्ते जो गए थे, जो वनवास की जो स्थिति थी, जो मार्ग यहाँ पे तय किया गया, उसको को लेकर यहाँ पर वनवास के रास्ते में भगवान राम के द्वारा चलाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास किया गया है। यह मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सिंगेरपुर, धाम, मंझनपुर, राजापुर होते हुए चित्रकूट तक यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 9 मेडिकल कॉलेज। कितने? 9 मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलने वाले हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसमें से देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर जिले यहाँ पर आपको नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। यूपी के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। इसके अलावा शहीद कैप्टन मनोज पांडे का बलिदान दिवस। तो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे का 21वां बलिदान दिवस 30 जुलाई 2021 को उनके पैतृक गांव रूढ़ा में यहाँ पर मनाया गया। और यहाँ पर देखें तो भारतीय सेना के आपके अधिकारी थे ये। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान दुस्साहसिक साहस के लिए यहाँ पर मरणोपरांत यहाँ पर सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर वन महोत्सव के दौरान स्थापित किया गया नया कीर्तिमान। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाले 7 जुलाई 2021 समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाले को 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 25 करोड़ पौधे लगाने को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को लक्ष्य दिया गया था और वन महोत्सव के तहत सरकार का यहाँ पर 2021 में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा वाराणसी में पूरी हुई 75 प्रमुख परियोजनाएं। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं? तो उत्तर सरकार ने वाराणसी में करीब 736 करोड़ से अधिक की 75 बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया है और पूरी 75 हो चुकी परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र के रुद्राक्ष यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इन्हें रुद्राक्ष के तौर पर से विकसित किया गया है। वाराणसी यहाँ पर नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और 417 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना विकास की 64 अन्य प्रमुख परियोजनाओं के प्रस्ताव को पहले ही यहाँ पर मंजूरी दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई अपनी जनसंख्या नीति यहाँ पर लेकर आए हैं, जो 2021 से 2030 तक के लिए जनसंख्या नीति रहेगी। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकाय नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही 2 संतान से अधिक होने पर सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन भी आपको नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारतीय विरासत संस्थान यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में इसे स्थापित किया जाएगा। यह घोषणा आपको संस्कृत कृषि मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और कई अन्य संगठनों के तहत पुरातत्व संस्थान एवं दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अभिलेखीय अध्ययन के तहत स्कूल को यहाँ पर एकीकृत करके एक विश्वविद्यालय के रूप को स्थापित किया जाएगा। साथ ही भारत को जल्द ही दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, जो न्यू गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुए गुजरेगा और राज्य के कुछ प्रमुख शहरों को जोड़ेगा भी। यह लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच की यात्रा का समय जो 10-11 घंटे से घटकर केवल कितना रह जाएगा? 6 से 7 घंटे का समय रह जाएगा। इसके अलावा पंचायत सचिवालय की स्थापना करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में से एक पंचायत सचिवालय की स्थापना करने का यहाँ पर निर्णय लिया है।
इसमें देखें तो इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का इसमें लक्ष्य है। प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों पंचायत सचिवालय बनेगा और इसके लिए यहाँ पर 58,189 ग्राम पंचायती व्यवस्था भी फिलहाल अभी वर्तमान में है। इसके बाद कॉर्टेवा एग्री साइंस से किया विश्व बैंक के साथ समझौता। ठीक है, कॉर्टेव वैश्विक कृषि फार्मा कॉर्टेवा एग्री साइंस ने उत्तर प्रदेश में 40,000 एकड़ सतत चावल खेती को कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के द्वारा आयोजित 2030 तक जल संसाधन समूह के साथ यहाँ पर 3 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें किसानों को संकर बीज, मशीनीकृत बुआई, मिट्टी का परीक्षण और खेतों में खरपतवारों कीटों के प्रबंधन के यहाँ पर मदद करेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा यहाँ पर बाल सेवा योजना शुरू की गई है, जिसे आनंदीबेन पटेल के द्वारा 22 जुलाई 2021 को लोक भवन में यहाँ पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। वर्तमान महामारी के दौरान अनाथ हुए 4,050 बच्चों को 3 महीने का यहाँ पर अग्रिम भत्ता और प्रत्येक माह 4,000 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप भी इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया 84 कोसी मार्ग को। ठीक है, ये अयोध्या उत्तर प्रदेश 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। या 80 किलोमीटर रिंग रोड 273 किलोमीटर अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा को राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें बनाया गया है, जो अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर जिले में शामिल है। साथ ही ये मार्ग बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों को भी इसमें जोड़ेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार जो है और सैफियो एनालिटिक्स में यहाँ पे साझेदारी की है सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग ने सरकारी सलाहकार फर्म सैफियो एनालिटिक्स के साथ मिलकर यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यह राज्य के 20,000 MSME को 72 करोड़ रुपए के मूल्य वाले ऑटोवेशन सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड के यहाँ पे लाइसेंस प्रदान करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया 23 जुलाई 2021 को। ठीक है, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का यहाँ पे शिलान्यास किया गया। साथ ही गोरखपुर फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बनाने वाला स्कूल प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। 87 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इसके लिए किया गया और राज्य के प्रत्येक आयुक्तालयों में एक सैनिक स्कूल भी यहाँ पर खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त IIT कानपुर ने यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें कानपुर ने एंट्रीडोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर भौतिक प्रणाली के साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी यहाँ पर नवाचार केंद्र यहाँ पर लॉन्च किया है। कठोर आवेदन प्रक्रिया के बाद यहाँ पे 13 स्टार्टअप और 25 अनुसंधान विकास प्रमुख जांचकर्ताओं का इसमें चयन किया गया है। माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें 26 जुलाई 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाना और भारत के सबसे बड़े राज्य में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अभिनव भारत प्रयास से अब नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय साझा कर सकेंगे और सरकार जनहित के कार्यक्रमों में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकेगी। पत्रकारों के परिवारों को 10 लाख रुपए की मदद की सहायता यहां पर की जा रही है। तो CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोविड-19 के कारण मरने वाले लेखकों के परिवारों के सदस्यों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, 36 पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता और टीवी पत्रकार रोहित सरदाना के परिवार भी इसमें शामिल है। 31 जुलाई 2021 को यूपी के लखनऊ में एक समारोह में आर्थिक मदद हेतु यहाँ पर चेक वितरित किए गए। अंतिम टॉपिक है 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक CATS की मान्यता दी गई है। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई। 14 बाघ अभ्यारण्य में असम का मानस, काजीरंगा, औरंग, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, महाराष्ट्र का पेंच, बिहार का वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश का दुधवा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, केरल का पराम्बिकुलम, कर्नाटक का बांदीपुर आपका अभ्यारण्य इसमें शामिल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश का वार्षिकांक घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। जुलाई 2021 अद्यतन तक आपका करंट आएगा जो भी एग्ज़ाम होना है। हाँ, बाकी जैसे कि अगर PCS इत्यादि का एग्ज़ाम होना है, अक्टूबर में होना है, तो उसका मासिक घटनाक्रम जो होगा आपको अगस्त का और सितंबर का मिल जाएगा। जुलाई तक फिलहाल ये वार्षिकांक घटनाक्रम आपका कंप्लीट कर दिया गया है और आपके एग्जाम में फिलहाल इतना ही आएगा। बाकी जो आते रहेंगे घटनाक्रम 1-2 महीने का अगर बचेगा तो वो आपको कलेक्टिव एक बनाकर आपको वीडियो दे दिया जाएगा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, पूरा रिवीजन करें, 1-2 बार ज़रूर इसे रिवाइज कर लें ताकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से हल कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और तैयारी आपको अपने अच्छे को मजबूत करिए। थैंक यू सो मच।